कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र प्रजा ध्वनि यानी जनता की आवाज के नाम से लॉन्च किया। बेंगलोर में इसे लॉन्च किया गया और जो प्रधानमंत्री लगातार फ्री की रेवड़ी के खिलाफ बयान देते हैं उसके विपरीत यानी मोदी नीति के विपरीत बीजेपी के कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र में फ्री की काफी आवाज है। महिलाओं के लिए फ्री बस, गरीब परिवारों के लिए साल में 3 फ्री मुफ्त गैस सिलेंडर, इसके अलावा गरीब महिलाओं को फ्री में एफडी कुछ सालों के लिए। इसके अलावा हिंदुत्व के एजेंडे पे भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। कर्नाटक में उसके घोषणा पत्र में इसका जिक्र है, एनआरसी का जिक्र है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र है। क्योंकि चुनाव में सत्ता में वापसी बीजेपी को मुश्किल दिख रही है और कांग्रेस ने वहां फ्री की कई गारंटियों का वादा किया है, उसके जवाब में बीजेपी ने भी फ्री यानी फ्री रेवड़ी की बौछार कर्नाटक की जनता के सामने कर दी है। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन में खर्च हुए पैसे को लेकर के लगातार बीजेपी विरोध कर रही है और इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता चांदीग्राम अखाड़ा पर मंच बनाकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीछे बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन, विजय गोयल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है रामवीर सिंह विधूरी वो भी यहाँ मौजूद है और साफ तौर पर इनकी मांग ये है कि जिस तरीके से 45 करोड़ रुपए घर के रेनोवेशन में खर्च हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता का पैसा था और ऐसे में केजरीवाल जो है अपने घर को दिखाए और लोगों को अंदर आने का मौका दे, पत्रकारों को जाने दे, बीजेपी के तमाम नेताओं को जाने दे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए एलजी के घर और प्रधानमंत्री घर के जो रेनोवेशन में खर्च हुए पैसे की बात की है, तरीके से ये धरना देंगे और लगातार जो है मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे जब तक कि अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा नहीं खुलता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्या आने वाले समय में दिक्कत में आ सकते हैं? पुलिस ने महिला पहलवानों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जानकारी ये भी मिली है कि 164 के तहत भी बयान दर्ज हो रहे हैं। आपको बता दें कि 164 के तहत जब बयान दर्ज होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, यानी कि जो पीड़ित महिला पहलवान अपना बयान दर्ज करेगी तो वो फिर बदल नहीं पाएगी। तो एक तरीके से अब ये जांच पड़ताल ने रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ऐसे में राजनीतिक दबाव भी बहुत तेज हो गया। लगातार पिछले 2 दिनों से देखा गया कि तमाम विपक्षी दल के नेता इस धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन को अपना हथियार बना करके लगातार सरकार को घेर रहे हैं। तो उसमें इस बात एक भी कयास लगाए जा रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह से भी पुलिस जल्दी पूछताछ कर सकती है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल इस मामले में जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उनके पति के हत्यारों को रियायत देकर जेल से बाहर कर रही है। इससे पहले उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और अब उनके पति के हत्यारों को नियमों में संशोधन करके बाहर किया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की है और सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई कि उन्हें फिर से जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आगामी 8 मई को इस मामले में बहस को तैयार हो गई है, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे दलित जो अधिकारी थे उनके मनोबल का असर पड़ेगा और इसमें गलत तरीके से ये परिहार दी गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में अब यह मांग उठने लगी है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और पूर्व विधायक अनंत सिंह को भी रिहा किया जाए। सवर्ण क्रांति दल के तरफ से यह मांग राज्य सरकार से की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जो पटना के हर चौक चौराहे पर लगाया गया है और इसमें यह मांग की गई है
कि प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह को भी रिहा किया जाए। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई कानून में संशोधन करके हुई है, उसी तरीके से कानून में संशोधन कर अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, उसी समय से सवर्ण अधिकार क्रांति मंच जो है वह लगातार प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह की भी रिहाई का मांग कर रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे बड़े चुनावों की तर्ज पर लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक तमाम रैलियां कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव आज मेट्रो में सफर कर लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार के निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार मायावती ने भी निजी तौर पर निकाय चुनाव में दिलचस्पी दिखाते हुए मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज शाम लखनऊ की मेट्रो रेल में सफर कर लखनऊ की जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि यूपी को मेट्रो की सौगात उनकी ही सरकार ने दी थी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दोनों ही मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बागियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनाव मैदान में कूदे करीब 300 से ज्यादा बागियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने या तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी या बीजेपी के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों को समर्थन में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के कई बार नेताओं को चेतावनी दी और समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों में बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसमें साधारण कार्यकर्ता नहीं बल्कि कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। सुल्तानपुर के मंडल अध्यक्ष संजय कौशधन, प्रयागराज से जिला कोषाध्यक्ष अनूप केसरवानी और गोरखपुर के निवर्तमान चेयरमैन गंगा जायसवाल समेत 300 से ज्यादा भाजपा नेताओं को बाहर निकाल दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी से निकाले गए तमाम बागियों की लिस्ट पहले चरण के चुनाव में तैयार की गई थी और दूसरे चरण के चुनाव में बागियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। अगर ये पार्टी के खिलाफ काम करते हैं तो इन्हें भी पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यही हालात मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से बगावत ना करने की शपथ दिलाई जा रही है और ये शपथ दिलाने वाले खुद मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। दरअसल आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी और जब सरकार में आई तो इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थक ने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी। नीमच के जब दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, मंच पर उन्होंने 2 ऐसे नेता जो कि टिकट की दावेदारी में लंबी लिस्ट में भी शामिल हैं, जिनमें उन दोनों नेताओं को मंच पर खड़ा करके उनसे निर्दलीय ना लड़ने की कसम दिलाई गई, शपथ दिलाई गई और जो दोनों नेताओं ने मंच से भी ये बात मानी कि वो किसी भी सूरत में टिकट मिले या नहीं मिले लेकिन वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस की वफादारी करेंगे। अब एक बार फिर लगातार कांग्रेस के नेताओं से इसी तरह की शपथ दिलाई जा रही है कि वो कांग्रेस का दामन ना छोड़ें। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी सरकार के गिरने की अटकलों के बीच राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा और एनसीपी आने वाले समय में राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वहीं इस मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव जीतने के बाद तीनों पार्टियों की सहमति से होगा और जिसका सबसे ज्यादा विधायक होगा शायद उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके पहले अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर महाराष्ट्र में जगह जगह लगे। इसके अलावा जयंत पाटिल के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर सुप्रिया सुले के भी भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग चुके हैं। लेकिन सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिसमें 16 विधायकों के भविष्य पर फैसला होना है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
राजस्थान में होर्डिंग्स की चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया और यह होर्डिंग्स की चोरी किसी और की नहीं बल्कि अशोक गहलोत के नाम पर लगी होर्डिंग्स की चोरी से जुड़ा था। यही कारण था कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की और पूरे मामले की जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश की गई तो 24 घंटे के भीतर चोर को भी पकड़ लिया गया और चुराई गई होर्डिंग्स को भी जब्त कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में बताया गया कि आधी रात को एक शख्स होर्डिंग्स को खोल रहा था और वह उसे अपने साथ ले जा रहा था। विश्वकर्मा इलाके की पूरी घटना है और 5 नंबर रोड से उसे जाते हुए देखा गया और लगातार सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के दौरान उस शख्स के बारे में जब जानकारी मिली तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। मामला चूंकि अशोक गहलोत की होर्डिंग से जुड़ा था तो ऐसे में पुलिस ने तत्परता बरतते हुए इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाया। फिलहाल तो होर्डिंग चोरी का यह पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के राजनीतिक जीवन पर बनाई गई ऑटोग्राफी लोक माजे सांगाती का दूसरा संस्करण कल मुंबई में विमोचन किया जाएगा। दरअसल रिलीज से पहले ये किताब काफी चर्चा में है क्योंकि शरद पवार ने दिसंबर 2015 से लेकर दिसंबर 2022 तक महाराष्ट्र की राजनीति में क्या क्या बदलाव आए इसके बारे में विस्तृत तौर पे लिखा है। शरद पवार ने इस किताब में बताया है कि 2019 तक कैसे उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते खराब होते हुए नजर आए। 2019 में महाविकास आघाड़ी कैसे बनी, क्या जरूरत थी, इसके बारे में भी इस किताब में लिखा गया है। अब ये किताब काफी चर्चा में है और विमोचन के बाद किताब को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा सकती है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्योर कम्युनिकेशन को ध्वस्त करने के लिए केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में 14 ऐसी मोबाइल मैसेंजर एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में मिलिटेंट एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने से लेकर पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंटों के आकाओं से दिशा निर्देश लेने तक करते थे। और यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अंडर सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इन मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। तो ये खुलासे होने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि मिलिटेंटों का ये सिक्योर कम्युनिकेशन खत्म करने के लिए जल्द से जल्द इन एप्लीकेशंस पर जम्मू कश्मीर में बैन लगा दी जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता का सबसे बेहद मंडी पोस्ता ये मंडी है जहां पे देखें कि पूरे का पूरा जो काम है मजदूरों पे ही निर्भर रहता है, श्रमिकों पे ही निर्भर रहता है। और यहाँ पे कहें कि ये पूरी जो मंडी है यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, जो तेल है यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लहसुन है, यहाँ पे चना का दाल है, अरहर का दाल है, चावल है, सभी जो यहाँ जो खाने पीने की पूरे पश्चिम बंगाल में सामान आता है इसी मंडी से आता है, पूरे बंगाल में सप्लाई होता है। साफ तौर पर देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरा बाजार बंद है। एक तरह से कह सकते हैं कि लेबर डे यानी मजदूर दिवस के रूप में कोलकाता में मना रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, लेकिन महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 63 साल पहले 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। 1 मई के मौके पर राज्य में कई स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर कई राजनीतिक हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। 1 मई के मौके पर राज्य में सरकारी छुट्टी भी है, वहीं शेयर मार्केट भी महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बंद है। वीकेंड के बाद 1 मई की छुट्टी के चलते बाजार 3 दिनों से बंद है। बाजार अब सीधे तौर पे मंगलवार को सुबह 9 बजे खुलेंगे। 1 मई के मौके पर लोग मुंबई और राज्य में दुगनी खुशी मना रहे हैं क्योंकि 1 मई का मौका वीकेंड के बाद आया है, जिसके चलते 3 दिन की लगातार लोगों को छुट्टी मिली है। ऐसे में कई सारे लोगों ने अपना बैग पैक कर घूमने निकल पड़े। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की लगातार मौजूदगी देखी जा रही है। साथ ही साथ चीनी नौसेना लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय नौसेना पूरी तरह से हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।
नौसेना प्रमुख ने कहना है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान के बंदरगाहों पर चीनी नौसेना के अलग अलग जहाजों के रुकने पर भी नजर रख रहा है। देश के खतरा किस तरह से है, इसकी जानकारी नौसेना चीफ ने दिया है। उन्होंने कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत पैनी नजर रखे हुए है। कोशिश यह जानने की है कि वहाँ किसकी मौजूदगी है और वो क्या कर रहे हैं। इसकी निरंतर निगरानी भी वो कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि विमान, ड्रोन, जहाज, पनडुब्बी पूरी तरह से तैनात किया गया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो चीनी जहाज मौजूद हैं उसकी भी निगरानी ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के बेटे असद ने मौत का कोडवर्ड तैयार किया था उमेश पाल को मौत के घाट उतारने के लिए। जांच में पता चला है कि आखिर किस तरह से अतीक अहमद, अशरफ, असद और अन्य शूटरों को आईफोन महंगे मुहैया कराए गए थे और फेस टाइम आईडी फर्जी बनाई गई थी कि अतीक अहमद साबरमती जेल में बैठकर किस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग रचे उमेश पाल को मौत के घाट उतारने के लिए। न्यूज़ 24 के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें कोडवर्ड लिखा गया था और पूरी प्लानिंग की गई थी असद के द्वारा। अब इसका खुलासा हो चुका है, यानी कि कई जो और तार हैं इस पूरे मामले में जुड़ने वाले हैं कि किस तरह से हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे, हत्याकांड की प्लानिंग कितने महीने पहले रची गई थी और अतीक साबरमती जेल में बैठकर किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को उसने अपने बेटे असद और अन्य शूटरों के द्वारा अंजाम दिया। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में धई इमारत के मलबे हटाने का काम पूरा हो चुका है। इस मामले में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, जो अब खत्म हो चुका है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि शनिवार दोपहर 2 बजे के आसपास भिवंडी के वलसा कंपाउंड में 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर और पहले फ्लोर पर गोदाम थे, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 4 परिवार रह रहे थे। जब ये इमारत गिरी तो उसमें लोग रह रहे थे जो इस मलबे में दब गए। इस पूरे मामले में ठाणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इमारत के बिल्डर इंद्रपाल पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का इलाज भी सरकार अपना खुद उठाएगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लुधियाना के ग्यासपुरा में कल जहरीली गैस से 11 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं पर देर रात तक प्रशासन की अलग अलग एजेंसियां उस गैस के बारे में पता लगाने के लिए जुटी भी रही और वहीं पर सीवरेज के बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि जिससे ये अंदेशा है कि इससे जो गैस है गैस फैली और इसी को रोकने के लिए देर रात तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो लगे भी हुए हैं। और वहीं पर जो सूत्र बता रहे हैं कि एक दुकानदार ने जब सीवरेज का ढक्कन उठाया था तो उसी दौरान ही वो इस जहरीली गैस की चपेट में आ गया, जहां पर दुकानदार पत्नी और बच्चे के साथ साथ उसका जो भाई है वो भी जहरीली गैस की चपेट में आया और 3 लोगों की उसी दौरान ही मौत हो गई थी। आने वाले समय में इस तरह की कोई भी गलती ना हो उसके लिए प्रशासन जो कारगर कदम है वो उठाने जा रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए हैं, जिसके चलते देर रात चारधाम यात्रा को रोक दिया गया। यात्रियों के आसपास के शहरों में रहने की अपील उनसे की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक एनआईटी उत्तराखंड के पास और बद्रीनाथ बस स्टैंड के पास जहां चारधाम यात्रियों को रोका जा रहा है वहां चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। जिन लोगों ने रात ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है उन्हें रुद्रप्रयाग की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जिन यात्रियों ने बुकिंग नहीं कराई उन्हें पास ही श्रीनगर में ही रहने की अपील की जा रही है। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में ठहरने के पुख्ता इंतजाम है, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और एक बार जब मौसम साफ हो जाए तो सभी अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24।
दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में दफ्तर में काम कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने इससे जुड़े ड्राफ्ट के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने दिल्ली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल्स 2023 यानी दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य जुड़े हालात नियम 2023 के ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक दफ्तर में काम कर सकेंगी। मंत्रालय की ओर से कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए एक और अहम फैसले को मंजूरी दी गई। तो आपको बता दें कि इस नए ड्राफ्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को महिलाएं जो नाइट शिफ्ट कर रही हैं उनको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वापस छोड़ने के अरेंजमेंट्स करने होंगे। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मैं नवजोत सूदन, न्यूज़ 24। बेमौसम बारिश से गुजरात का हाल हुआ बेहाल। राज्य के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है और वहीं आने वाले 2 दिनों तक और भी बारिश के जारी रहने का अनुमान है। अमरेली जिले के बाबरियाधार स्थित घियड़ नदी में तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, जिससे चलते एक ट्रक व 5 व्यक्ति फंस गए थे, जिन्हें जीआरडी जवानों ने बचाया। रविवार सुबह 6 बजे से पूरे हुए 24 घंटे में प्रदेश की 93 तहसीलों में बारिश हुई है। आज यानी सोमवार को भी द्वारका सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश जारी है, तो कई जगह बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच तापमान में खासी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिनों के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। वहीं बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में तिल, ज्वार, बाजरा और आम की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पटना में क्राइम कंट्रोल करने के लिए एसएसपी ने एक नई पहल की है। अब थानों में पुराने पड़ गए गुंडा रजिस्टर को फिर से चालू किया गया है। इन गुंडा रजिस्टर में इलाके के उन अपराधियों के नाम शामिल हैं जो इस इलाके में सक्रिय रहे हैं और इसके लिए उन तमाम थानों में जो सक्रिय अपराधी हैं उनकी सूची बनाई गई है, गुंडा रजिस्टर तैयार किया गया है और साथ ही इसमें ये निर्देश दिया गया कि तमाम पुलिस अधिकारी जो इस इलाके के हैं वो इन अपराधियों पर नज़र रखेंगे। यही नहीं, इसमें कई अपराधी ऐसे हैं जो सप्ताह में एक दिन या फिर महीने में 2 बार आकर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और साथ ही इन पे निगाहबानी रखने के लिए इन इलाकों में जो सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं वे भी इन पे नज़र रखेंगे। एसएसपी का मानना है कि गुंडा रजिस्टर बनाए जाने के बाद जो सक्रिय अपराधी हैं उनके मनोबल में कमी आएगी, उन पर निगरानी रखी जाएगी और साथ ही इससे क्राइम कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।